हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो क्वेश्चंस और ये दोनों ही क्वेश्चन पोलराइजेशन से लिए गए। एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है डेविड जे ग्रिफिथ से, प्रॉब्लम 10 है और पहले मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ और एग्जाम्पल 4.4 का थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा। ये सॉल्व प्रॉब्लम है ग्रिफिथ की, एग्जाम्पल 4.4 और प्रॉब्लम नंबर 10 जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है ग्रिफिथ से। तो प्रॉब्लम 10 डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? A sphere of radius capital R carries a polarization PR बराबर KR where K is a constant and R is the vector from the center। पूछता है सिग्मा भी निकालिए, रो भी निकालिए और इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड आउटसाइड कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें पोलराइजेशन जो है वो R के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे जैसे अगर हम कर्व के तौर पे लेके चलें तो इस तरीका से देखेंगे कि ये हमारा R है, इधर P है। पोलराइजेशन लीनियर वेरी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे ऐसे पोलराइजेशन बढ़ता है P। तो यहाँ पे रो बी को कैलकुलेट करना हमारे लिए सबसे आसान पड़ता है। सबसे पहले कैलकुलेट करें रो बी। रो बी हमारा होता है माइनस डाइवर्जेंस P। तो माइनस डाइवर्जेंस और P की जगह पे सिंपली ले लें के R, ये वैल्यू ले लें। तो रो बी को लिया हमने माइनस डाइवर्जेंस P, तो डाइवर्जेंस P की जगह पे के आर ले लें। इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। डाइवर्जेंस को लिख पाएंगे हम -1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर और पी आर की वैल्यू कितनी ले लें बच्चों यहाँ पे? के आर। तो ये वैल्यू हमारी सिंपली आ जाएगी -1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल आर और ये आ जाएगा के आर क्यूब। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये आ जाएगा यहाँ से -3k r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट कर दें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी -3k। बहुत बार क्वेश्चंस आया है कंपटीशंस में, रो बी की वैल्यू पूछता है जब हमें क्या देता है इन द केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, तो ये यूज करें। अगर यही क्वेश्चंस हमें सिलेंडर में दे देता, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन में लिख देता ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर की जगह पे कह देता हमारा एक सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर में याद रखना कि यहाँ पे 1/r आ जाएगा, यहाँ डेल ओवर डेल आर, यहाँ आर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमारा सिलेंडर में होता तो फिर सिलेंडर का डाइवर्जेंस यूज करते। सिलेंडर के लिए रो बी की वैल्यू को क्या लिख लेते? -1/r डेल ओवर डेल आर इंटू पी आर, ये करते। तो इसको भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन। तो -1/r डेल ओवर डेल आर पी आर की वैल्यू देगा और वहां से हम रो बी को कैलकुलेट कर लेंगे। रो आर का मतलब है कि जब पोलराइजेशन आर का फंक्शन है तब ये फॉर्मूला यूज करें। तो यहां से रो बी कैलकुलेट हो गया। फिर हम जाएंगे सिग्मा बी पे। सिग्मा बी जो होता है वो हमारा होता है पी डॉट एन कैप यहाँ रेडियल दिशा में होगा और P की वैल्यू जो हमारी के आर है, तो के आर और यहाँ पे हम आर डॉट कर देंगे ऐसे, और आर की जगह पे क्या यूज कर लेंगे क्योंकि एन कैप तो यूनिट कैप दिशा में जाएगा और P भी हमारा यूनिट कैप में जा रहा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी 1। और स्मॉल आर को हम सरफेस के लिए क्या कर देंगे कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस कहाँ से शुरू होगी? जैसे ये हमारा स्पेयर होगा तो ये स्पेयर सेंटर हो गया है, तो यहाँ पे स्पेयर के लिए सरफेस पे यहाँ जाएंगे हम कैपिटल आर तक, तब हमारा ये स्पेयर की सरफेस आएगी। तो आर को कैपिटल आर रख दें, ये हमारा के आर हो जाएगा। तो सिग्मा बी के आर होगा, रो बी हमारा -3k होगा। अब कहता है कि नेट चार्ज हम कैसे निकालें? नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लें QBS, सरफेस बाउंड चार्ज। तो ये तो हमारा के आर है और साथ में हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां से सरफेस एरिया की 4πr स्क्वायर, क्योंकि क्यू भी क्या आ जाएगा सिग्मा बी इंटू डी एस, सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 4πr स्क्वायर। तो ये तो हमारा सरफेस बाउंड हो गया। और वॉल्यूम बाउंड कैसे निकालोगे बच्चों? रो बी वी, तो -3k तो ये हो जाएगा रो बी की वैल्यू और डी वी हमारा कितना हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल,
4/3πr³। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट चार्ज हमारा Q कितना हो जाएगा? Q टोटल 0। देखें यहां से, ये हमारा 4πr³ बन गया। क्या किया हमने? जो सिग्मा बी निकला है उससे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया 4πr² से। रो बी जो निकला उसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये दोनों ऐड होके 0 नहीं बने? 0 बन रहे होंगे, क्योंकि नेट बाउंड चार्ज जो होता है वो 0 होता है। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ इस पॉइंट पे, तो ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये वैल्यू जब इसमें गॉसियन सरफेस में नेट चार्ज कैसा आ गया? जितना वॉल्यूम में है इतना ही सरफेस पे चार्ज है। वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज है, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जब चार्ज नेट 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सदा 0 होता है। तो आउटसाइड पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कब? जब R की वैल्यू R से बड़ी होगी। मैंने पहले भी एक लेक्चर में आपसे कहा था कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक के कारण क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो आप कभी भी सॉल्व ना करें, उसका आंसर 0 ही मार्क करना है। उसका कारण क्या होगा कि जब आप एक्सटर्नल सरफेस को खींचेंगे, गॉसियन सरफेस को, तो उसमें जो नेट बाउंड चार्ज है वो 0 हो जाएगा। जब नेट बाउंड चार्ज 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्योंकि जो चार्ज सरफेस का चार्ज है और जो हमारा वॉल्यूम का चार्ज है वो अपोजिट दिशा में है। तो जो चार्ज जिधर की तरफ होगा, सपोज किया पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज उतना ही है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव पे चली जाएंगी सारी, और बाहर कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं निकलेगी, तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य आ जाएगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो E 0 हो गया, तो हमारी क्या क्या चीजें निकल गई? सिग्मा बी और रो बी निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकल गया। अब इसमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए हम क्या करें बच्चों? सिंपली E डॉट ds इजकल टू रो बी इंटू डी वी कर दें, और इसको 1/ε0 से डिवाइड कर दें। क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है? E डॉट ds बराबर Q/ε0। Q की जगह पे क्या आ जाएगा? रो बी इंटू डी वी। तो E और सरफेस एलिमेंट कितना बन गया? 4πr²। 1/ε0। रो बी हमने कितना कैलकुलेट कर लिया बच्चों? -3K इंटू डी वी। और हम कहाँ निकाल रहे हैं? ये अंदर निकाल रहे हैं, इसके अंदर ये सरफेस है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन R की 0 से R हो जाएगी, इसमें चार्ज निकाल लेंगे कितना, तो रो बी इंटू डी वी होगा। तो यहाँ से 3K और डी वी की वैल्यू V की जगह पे कितना ले लेंगे? -3K, और वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 4/3πr³ अपॉन ε0। ये हमारा ये आ गया E। 4π से 4π कैंसिल कर दें, 3 से 3 कैंसिल कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ गया -KR अपॉन ε0 आ गया। रेडियल दिशा में आएगा ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चंस अगर हमारा यहाँ पे चेंज करता है ना, स्फीयर पोलराइजेशन में PR की वैल्यू को KR² दे सकता है, तब भी आप पैटर्न यही रखेंगे। सॉल्यूशन का पैटर्न सेम ही रहेगा, KR हो, KR² हो, KR³ हो, KR4 हो, सबके लिए सेम सॉल्यूशन है, सेम पैटर्न। वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगी, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करके आओगे। सबसे आसान काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बताना, डाइलेक्ट्रिक्स के, वो सदा ही 0 होता है, उसमें हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता। और इनर निकालने के लिए क्या करें? इनर निकालने के लिए ये याद रखें कि अगर हमारा मेटल है, मेटल के चारों तरफ भरा है, तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगा, क्योंकि मेटल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक्स है तो पहले रो बी निकाल लें, और रो बी इंटू डी वी से क्या कर लें? चार्ज निकाल लें क्वेश्चन सरफेस में, और E इंटू 4πr² को 1/ε0 जो चार्ज जितना है उसके अंदर वॉल्यूम में, उससे अपना मल्टीप्लाई करके E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। ये इजी था क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन मैंने कंपटीशंस में रेगुलर देखा, इस फॉर्म पे पूछा हुआ, तो पूछता ही रहता है इस तरीका का क्वेश्चन।
डाइलेक्ट्रिक स्फीयर के साथ में डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर भी करना। इसी क्वेश्चन को सिलेंडर के लिए भी सॉल्व करके देखना। P की वैल्यू को KR कर देना है और R को सेंटर से डिस्टेंस करना। इसी क्वेश्चन को रिपीट करना स्फीयर की जगह सिलेंडर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में या तो स्फीयर पर पूछेगा या सिलेंडर पर पूछेगा। दोनों के लिए तैयार रहो, आता ही रहता है क्वेश्चन इस पर। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपकी समझ आई होगी। कुछ कोई दिक्कत है तो जरूर पूछें। हाँ जी, सिग्मा बी के लिए क्या किया है, P डॉट एन कैप। एन कैप जो है रेडियल डायरेक्शन में है तो R यूनिट कैप आ जाएगा। P की जगह पे हम लिख पाएंगे KR R कैप, और स्मॉल r को सरफेस के लिए कैपिटल R कर दें तो सिग्मा बी हमारा K कैपिटल R आ जाएगा। चार्ज सरफेस पे कैसे निकालें, KR को 4πr स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, वो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। वॉल्यूम में चार्ज कैसे निकालें, वैसे तो सरफेस पे निकाल चुके हो तो वॉल्यूम में उतना ही माइनस कर दें, ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है। और अगर निकालना ही चाहते हैं तो रो बी को पहले माइनस डाइवर्जेंस P से कैलकुलेट कर लें और रो बी को dV से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद कैलकुलेट कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपके में। अच्छा क्वेश्चन था काफी। एग्जाम्पल 4.4 डिस्कस कर रहा हूँ, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है, जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। पोलराइजेशन सदा ही कंपटीशंस के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने काफ़ी वीडियो इस पर दे रहा हूँ लगातार, और रीजन्स भी इसका यही है कि क्वेश्चंस इससे आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आगे डिस्कस करने जाऊँगा वो होगा मिरर चार्ज का। तो पूरा मिरर चार्ज पे ही एक दिन मेरा फोकस रहेगा, जिस पर मैं वेरियस क्वेश्चन भी कराऊंगा मिरर चार्ज के, और मिरर चार्ज का पूरा कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, कैसे हमारा मिरर चार्ज कंसेप्ट आता है पिक्चर में और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिफरेंट केस में। ये सॉल्व प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 4.4, इसे डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन में कहा गया कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये कैरी करता है यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा, ये सराउंडेड है रबर इंसुलेटर के, और रेडियस ए तक इसके अंदर क्या है, रबर इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर था। लैम्डा इसका, अगर इसके ऊपर चार्ज हम क्यू मान लें फैला हुआ है और लेंथ एल है सिलेंडर की, तो क्यू की वैल्यू हमारी सिंपली लैम्डा इंटू एल होगी। जब हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने जाएंगे तो सिंपल लिखेंगे जी डॉट डी एस इजकल टू क्यू। तो डी, और यहाँ गॉसियन सरफेस इसमें प्लॉट की गई है, उस गॉसियन सरफेस में 2πSL हो जाएगा इसका सरफेस एरिया, और ये वैल्यू क्यू हो जाएगी। तो डी हमारा सिंपली जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन 2πSL, और क्यू अपॉन एल को हम लैम्डा लिख पाएंगे, तो डी हमारा यहाँ हो जाएगा 2πS, और ये एस कैप में डी की वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत आसानी के साथ हम यहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे। डी जो होता है वो हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो इस फील्ड में क्योंकि पोलराइजेशन डिफाइन नहीं है, यहाँ पे इस रीजन के अंदर पोलराइजेशन डिफाइन नहीं है, जहाँ पे हमारा इसमें कहा गया रबर इंसुलेटर्स लगा हुआ है, तो हम डी की वैल्यू को इस फॉर्मूले से सीधा यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ना कि इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि पी डिफाइन ही नहीं है यहाँ। लेकिन डी यहाँ से कैलकुलेट हो गया इस फॉर्मूले से। लैम्डा यहाँ पे पता है, जिस डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है, एस हमें पता होगा, तो डी हमारा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा इससे। जबकि इस फॉर्मूले से अगर हम जाना चाहें तो यहाँ ई भी चाहिए और पी भी चाहिए जब डी डिफाइन होगा। तो फायदा क्या होता है कि गॉस लॉ कई बार सीधा का सीधा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हमें पोलराइजेशन पी की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बगैर ही डी कैलकुलेट हो जाता है। ये कैलकुलेट हो गया। ये साथ साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, वो ये है कि गॉस लॉ को जब हम क्यूएफ के टर्म्स में लेके चल रहे हो, फ्री चार्ज हो, तब तो हम इसे सीधा अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ई में और डी में बहुत बड़ा अंतर क्या होता है, बहुत ही बड़ा अंतर जिसे मैं कहूंगा, वो अंतर ये होता है कि ई का कर्ली जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर्ली जीरो होता है, लेकिन डी अगर हम लेकर चलें तो कर्ल की कोई जरूरी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो हो। यहां से देख सकते हो
जब हम डी की वैल्यू को ये लेकर चलेंगे तो कर्ल डी की वैल्यू हमारी एप्सिलॉन नॉट कर्ल ई प्लस कर्ल पी आएगी। ये तो 0 हो गया। तो कर्ल डी हमारा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? कर्ल पी के बराबर होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 हो। ये 0 जब होगा जब हमारा कर्ल पी 0 हो। और केस बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कर्ल पी 0 नहीं होता। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि ई 0 हो रहा है तो कर्ल डी भी 0 हो जाएगा। कर्ल ई 0 होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि कर्ल डी 0 होगा। कर्ल डी केवल तब 0 होगा जब कर्ल ई भी 0 हो और कर्ल पी भी 0 हो। तो इस कंसेप्ट को सदा तैयार रखें। महत्वपूर्ण कंसेप्ट था जो मैं अभी से डिस्कस कर रहा था। बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि जब हमारा ई 0 हो गया, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 0, तो कर्ल ऑफ डी भी 0 होगा। तो ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो हमारा कर्ल ई 0 होने का मतलब ये इंश्योर नहीं करता कि कर्ल डी 0 होगा। हाँ, कर्ल ई भी 0 हो, कर्ल पी भी 0 हो, तो फिर कर्ल डी भी 0 होता है। लेकिन बहुत केस ऐसे होते हैं जिनमें कर्ल पी 0 नहीं होता, जिसके कारण कर्ल डी 0 नहीं हो पाता, क्योंकि अंत में कर्ल डी की वैल्यू कर्ल पी के बराबर आती है। तो अगर पी हमें दे रखा है और कर्ल डी पूछता है तो पहले कर्ल पी निकाल लें, उसे कर्ल डी के बराबर कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा था ये आपकी समझ आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।